बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर बात क्या है। मैं आपका मेज़बान अली हुसैन आपके साथ, और प्रोग्राम का आज पहला एपिसोड है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे शेर के साथ कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरी है वो रकम करते रहेंगे। तो जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के 77 साल के हवाले से कि पाकिस्तान इस बार 77 साल का हो जाएगा। इससे पहले 76 साल हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं, और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सका, आखिर क्या वजह है, कहाँ खामियां हैं, कसूरवार कौन है, इस पर हम आज करेंगे बात। इसके साथ साथ मुझे जो ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में वो माजिद मकबूल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और रिसर्चर हैं। उसके साथ साथ आसिफ थेबो साहब कॉलम निगार और सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। तो खुशामदीद कहता हूँ आप दोनों हजरात को इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माजिद साहब से। माजिद साहब, क्या वजह है कि 76 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी हम सुनते हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारे आबा अजदाद ने भी जब थे तब भी ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा था, और आज भी ये मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू अली साहब फॉर हेयरिंग मी है। मेरे ख्याल में जो ये हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये कोई इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ये एक हमारा पॉलिटिकल स्लोगन है, जिसको सारी जो पॉलिटिकल एलिट और हमारी जो भी रूलिंग एलिट है वो कहती आ रही है कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब नाजुक दौर को कभी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये नाजुक दौर है क्या। तो मेरी नजर में तो नाजुक दौर ऐसी में सच चीज कोई भी नहीं है। आपका मुल्क टूट चुका, आपने कभी मुल्क में बहुत ही इससे भी बहुत खतरनाक सूरत हाल है, जो अभी सूरत हाल है वो भी खतरनाक सूरत हाल थी। खतरनाक सूरत हाल है, इससे पहले 71 में बहुत खतरनाक सूरत हाल थी, उससे भी हम गुजर चुके हैं। लेकिन नाजुक सूरत हाल पता नहीं किसको कहते हैं, ये अभी तक समझ नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रूलिंग क्लास की एक ऐसी ट्रम है जो लोगों को बताते हैं कि भाई हमें हुकूमत करने दो, हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तो लोग जो है वो फिर हुक्मरान को देखते नहीं है और उसी तरफ चलते हैं, शायद हमारा मुल्क बड़ा नाजुक हो सके। सही। लेकिन पाकिस्तान के बाद जो जिन ममालिक ने आज़ादी हासिल की, आज वो तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन पाकिस्तान आज भी उस राह को तलाश नहीं कर पाया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये अलग सवाल है। आपको मैं जी। सिर्फ नाजुक दौर की बात बता रहा हूँ। हम्म। वो ये है कि हम्म। हमने तरक्की की नहीं है और हमने तरक्की करने के लिए कभी सोचा नहीं है। और हम अगर हम अपने मुल्क को देखें तो आप देखें, आप जब से आपका मुल्क हमारा मुल्क जब वजूद में आया है, बिल्कुल। तो हमने हमेशा सोचा है कि हम एज ए रेंटल स्टेट इसको चलाएंगे। आपके हम्म। पास कभी इंडस्ट्री की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया ना, अभी भी है। आपके पास कोई आपने बिजनेस की तरफ आपने कभी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन को टू ड्रम में हुई है। आप हमेशा रेंट रहे हैं। अभी आपके पास कंज्यूमर मार्केट है, आपके पास अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और आपके पास जो सूरत हाल ऐसी है कि एग्रीकल्चर कंट्री भी है आपके पास, लेकिन जितनी भी आपके पास खाने पीने की इजनास है वो आप बाहर से मंगवाते हैं। इम्पोर्ट आपके पास होती है हर हम्म। चीज, दाल से लेकर चाय से लेकर हम्म। व्हाट नॉट, चीनी, एवरीथिंग। दो कि ये सारी चीजें आपके पास बन सकती है, लेकिन आप नहीं बना रहे। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है ना कि हमने पहले हमें इस चीज को तस्लीम करना है कि हमें तरक्की करनी है या हमें तरक्की नहीं करनी। हमने तो अभी तरक्की के लिए कोई मॉडल नहीं बनाया। हम तो अभी दुनिया के मुसलमानों का सोच रहे हैं ना, अपना कहाँ सोच रहे हैं। हम तो अभी उम्मा मुसलमान की हमें फिक्र लगी हुई है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कि फलस्तीन में क्या हो रहा हम्म। है, कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, कि मुसलमानों बड़े परेशान है। हालांकि सारे अपने अपने मुल्कों में खुश है, हमें उनकी फिक्र है, अपनी फिक्र हमें है कहाँ। हमारी फिक्र होती तो आप देखें हमारे मुल्क में हम लोग गवादर में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें देखें पॉलिटिकल कितनी अनस्टेबिलिटी है। उस तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा है। और ये कोई आज की बात तो नहीं है, आप शुरू से देखें बिल्कुल। क्या कहा था कि उसने अपना नेहरू ने कि मैं शायद किसी इंडियन के पॉलिटिशियन ने कहा था कि मैं इतनी धोती नहीं बदलता जितनी ये हुकूमत तब्दील हो जाती है। तो ये तो सूरत हाल है हमारे बिल्कुल। मुल्क की। तो इसको जब हम रियलाइज नहीं करेंगे कि हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जहां हमें तरक्की करनी है और अपॉर्चुनिटीज पर ऑल नेशंस को देनी है। और ये भी एक बड़ा मफरूजा है कि हम कोई एक कौम है, हम 4 कौमें हैं। अब कौमों के जब तक यहाँ पर इस मुल्क में हुकूक नहीं मिलेंगे तो ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि अब जो जिस तरह हमारे अभी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको देखे ना, हम्म। तो कोई कोई मुल्क हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपके पास बिडिंग हो रही है, बड़े बड़े आपके जितने भी इदारे हैं बेचने के लिए, कारपोरेशन के लिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है,
ना आपके पास इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है। तो अनलेस आपके पास मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती तो दुनिया नहीं आएगी। और आपकी सारी की सारी जो इकोनॉमी है आप देखें तो वो सारी की सारी कर्जे पे है। आप जो गाड़ियां चल रही हैं वो कर्जे पे आती है, पेट्रोल उनका वो भी कर्जे पे है। तो हर चीज जब कर्जे पे होगी तो आपका मुल्क कैसे तरक्की, तो लोगों के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं है। अब आपका जो जितने भी जो मैशत है वो आप देखें तो एलिट कैप्चर कर चुका है, गरीब के पास है क्या, गरीब तो रोजी रोटी में लगा हुआ है। तो इस तरह की सूरत हाल ये कोई अभी जो हम विटनेस कर रहे हैं, ये शायद आप मुल्क की तारीख पढ़ते तो आपको ऐसी तारीख इससे कोई डिफरेंट नहीं लगती। हम और मैंने अर्ज की कि रेंटल स्टेट पे पहले पैसा आ रहा था खिते में बराबर में, कोई जंगें चल रही थी तो पैसे मिल रहे थे। अभी तो इस तरह की कोई हालत नहीं है कि ठीक किसी हमारे में ठीक। कोई जंग यहाँ चले। आसिफ साहब आपसे मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि आखिर कसूरवार है कौन। अब तक हमने देखा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक तो वो ये कहती नज़र आती हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला, किसी ने भी अपने अपने जो दौर हुकूमत था उसको कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ जानना चाहूँगा कि कसूरवार आखिर है कौन। क्या सियासतदान कसूरवार हैं या इदारे या ब्यूरोक्रेट्स, क्या कहेंगे आसिफ साहब? अलिया भाई देखें, जी बुनियादी जो सवाल है कि मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो इस मुल्क को चलाने के काबिल हैं या नहीं है। हम्म, अब हम अगर बोलें कि वो काबिल नहीं है तो फिर कौन चलाएगा मुल्क, या establishment को आप देख लें वो काबिल है इस मुल्क को चलाने के लिए। ये दो बुनियादी चीजें हैं कि आपकी सिविल सर्विसेज और आपकी स्टेब्लिशमेंट जो है वो मतलब इतने एलिजिबल हैं कि मुल्क को चला सकेंगे। दूसरी ये बात के देखें 72 सालों में इन्होंने मुल्क की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया। हालांकि हमारे पास जो मुआशत थी पहले 70 के दौर में, 77 और 88 के दौरान जब जिया का पीरियड था तो उस वक्त मुआशत हमारी स्टेबल थी। ऐसा नहीं है कि हमारी मुआशत स्टेबल नहीं थी कभी भी हिस्ट्री में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एकेडमिक साइड जब जाएंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा पॉलिटिकल इकोनॉमी का। तो सही। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बुनियादी चीज होती है किसी मुल्क के हवाले से। अब जब 71 में बांग्लादेश अलग हो गया हमसे तो उसकी इकोनॉमी जब बूस्ट हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल। मसला ये है कि हुक्मरानी का तर्ज हुक्मरानी का फर्क होता है। दूसरी बात यह है कि 2013 में जो हमारे सामने डेटा पड़ी हुई है, 2013 में वर्ल्ड बैंक ने ये बात इंडिकेट की थी कि बांग्लादेश जी चाइना बनेगा। वो इसीलिए बताया उन्होंने कि ग्रोइंग इकोनॉमी जो है बांग्लादेश की और जो सोशल फैक्टर होते हैं और पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं तो वो पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश सबसे आगे बढ़ रहा था। अब आपको ये चीजें सामने आएंगी कि देखिए बांग्लादेश नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये तो चलो अब की बात है, बिल्कुल। लेकिन 20 सालों में उसकी तरक्की कैसे हुई वो पॉसिबल है। देखें अब एशिया में टॉप पे वो जा रहा था और बांग्लादेश जो डेवलपमेंट मॉडल है आप उसको देखेंगे अली आबिद, जी तो आपको जो इस चीजों का सामना करना होगा कि वो किस चीजों से गुजरा है। देखें 71 में हमसे अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो फैक्टर होते हैं मुल्क की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, वो बुनियादी फैक्टर कुछ ऐसे होते हैं कि तो पॉपुलेशन ग्रोथ उन्होंने कंट्रोल किया। हालांकि ईस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन थी 71 में सबसे ज्यादा थी, हमसे भी ज्यादा थी, हम 48% थे और वो 52% थे पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन हमारी बड़ी है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री हम दुनिया में माने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस की है। आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कसूरवार है कौन। मुल्क आज जिस नहज पर है, देखिए कसूरवार जो कौन है? है क्या सियासतदान है, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं? हमारा एक क्लास है, देखें दो तबके हैं जो इस मुल्क को रन कर रहे हैं। एक तो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है जिसमें हुक्मरान है। दूसरा जो तबका है, सीधी बात है, दूसरा तबका है एस्टेब्लिशमेंट। अब हम इसको हिडन नहीं कर सकते, ये दुनिया के पूरे इकोनॉमिस्ट जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। अब पाकिस्तान को जो कौन चला रहा है आप बताएं। जी
होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी बैठ चुकी लेटर पे चल रही है। क्या आप ये नहीं समझते, जी भाई साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा जी, मैं आपने कुछ कि फरमाया। ये जो तजुर्बात किए जाते हैं या हुकूमतें तब्दील होती हैं, क्या ये वजह नहीं है कि मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा? क्योंकि मुसलसल तजुर्बात से जाहिर सी बात है नए लोग आ जाते हैं या हुकूमतें जिस तरह गिराई जाती हैं फिर बनाई जाती हैं, क्या ये वजह नहीं है कि मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा? भाई साहब। हाँ जी, मैं इस सवाल से पहले मेरे भाई आसिफ ने कहा कि जियाउल के दौर हम्म में हमारी इकोनॉमी अच्छी थी, उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, हमें हम्म सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि इन डिक्टेटर्स के दौर में पैसा कहाँ से आ रहा था। ये तो जंग का पैसा आ रहा था ना, कि आपकी फौज लगी हुई थी, आपके पास पैसा बहुत, मुशर्रफ का दौर भी अच्छा था, आपने देखा कि बहुत कुछ हम्म आया। तो पहले हम्म हमें ये देखना चाहिए कि पैसा कहाँ से, रेंटल फोर्स थी, वही तो मैंने अर्ज किया। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। हम्म देखिए, बात ये कि सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो ये है कि हमारे एलीट ने या हमारी जो कौम है उसने अभी ये फैसला नहीं किया, हुक्मरानों ने, कि इस मुल्क को चलाना किसने है। सही। क्या हमें सिविल सर्विस सिविल लोगों ने चलाना है या हमें डिक्टेटर्स ने चलाना है, नॉन सिविल ने चलाना है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये है सिविलियन को चलाना है तो फिर सिविलियन का ये राइट है, उनको उनको आप हुकूमत करने दो। लेकिन यहाँ पे तो सिविलियन आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और हाइब्रिड का सिस्टम आ जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, उनको चलने नहीं दिया जाता। मैं अदर डे हमारे एक रेस्पेक्टेड जो ये डीजी साहब है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिखाए, बहुत सारे। तो एक दोस्त ने वहां पे सवाल कर दिया, उसने कहा कि सर ये तो आप दिखा रहे हैं डीजी साहब सारा कुछ, हम मानते हैं आप बहुत बड़ा तरक्की का काम कर रहे हैं एजुकेशन में और डेवलपमेंट में, लेकिन आप हमें ये बताएं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है कि हमारी जो फौज होगी वो डेवलपमेंट का काम भाई करेगी। साहब, वो काम तो मतलब क्या वो तो काम जो सियासी civilian क़यादत है, जो सियासी क़यादत है, आप नहीं समझते कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं, जो बद इंतज़ामी है, उसकी वजह से भी मुल्क पीछे गया है? हम सिर्फ एक ही करप्शन के इदारे को साथ अगर हम टारगेट करें, या तो फिर सियासतदानों की गलती नहीं है आपस में जो तमाशा लगाए रखते हैं, जो 77 साल से जारी है, उसके बाद से भी आपस में मिलकर बैठते भी तो नहीं है ना? ये देखें, ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्रीटेक्स्ट है कि हम सियासतदान को कहते हैं कि हम्म पिछली दफा मैं सुन रहा था कि हम्म उन्होंने कहा कि जजेस कह रहे हैं कि हमें तंग किया जाता है, लेकिन जज खुद भी उनसे राब्ता करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ। हम्म तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है जजेस को प्रमोट करने के लिए, तो वो क्यों उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको वहां पे कांटेक्ट करना पड़ता है। हम्म ये तो बात तस्लीम हो जाती है ना कि इसका मतलब है कि वो इंटरफेयर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये करप्शन किस मुल्क में नहीं, हर मुल्क बिल्कुल में करप्शन है ना। तो ऐसा ही है। आपके पास आप एक को हुकूमत देते, अभी आप मिसाल ले लें, हम्म अभी आपने इमरान खान को हुकूमत दी थी, उसको हम कहते थे कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दाखला है, लेकिन आपने बिल्कुल। आसिफ ख्वाजा को सुन लिया, उसने क्या कहा कि 2019 में मैं मिला था हम्म और हमारी बात हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम इसको निकाल रहे हैं। हम्म तो इससे क्या सजेस्ट होता है, इससे तो ये सजेस्ट होता है जो भी हुकूमत आती है वो अपनी दूसरी हुकूमत साथ साथ दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मसला ये है कि जब तक आपके मुल्क में ये फैसला नहीं होगा कि ये हुकूमत चलानी किसको है, जब जी तक या बिल्कुल सिविलियन बिल्कुल। चलाएं। आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं कि मार्शल लॉ से मुल्क यकीनी तौर पे पीछे गया है और मुदाखलतों से भी, लेकिन जो हम देखते आ रहे हैं करप्शन और मुख्तलिफ सूबों की अगर हम बात कर लें, सूबा सिंध की बात कर लें, पंजाब की केपी के बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें, सियासी जमातें वहाँ पर हैं, इक़्तिदार पर जब आती हैं, आपने स्कैंडल्स भी देखे होंगे, करप्शन के केसेस भी आपने देखे होंगे, बुनियादी स्ट्रक्चर आप देख लें, सारी चीज़ें देख लें। अब ये तो इनके हाथ में है ना, लेकिन ये आते हैं, अब इनको ये पता नहीं होता कि अगली बारी आएगी या नहीं आएगी, जो है वो समेट लो। नहीं, ये तो मैं मान रहा हूँ कि करप्शन है, बैड गवर्नेंस है ये, लेकिन ये बैड गवर्नेंस करप्शन हर मुल्क में है, बहुत सारे मुल्कों में है, बहुत सारे। ये विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी करप्शन खत्म हो सकती है, आप सिस्टम को चलने तो दो ना। सिस्टम जब चलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है ये करप्शन बढ़ती जाएगी, परसेप्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन करप्शन का पैसा आप देखें, आपके मुल्क में जब विदिन करप्शन होती है तो वो करप्शन का पैसा यही सर्कुलेट करता है, किसी और के पास चला जाता है। इससे मुल्क पीछे इतना नहीं जाता, मुल्क इससे पीछे जाता है कि आप एक सिस्टम को रोक देते हो, लोग आपके पास नहीं आते, दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो मुल्क में नहीं आती, वो आना बंद हो जाती है क्योंकि ठीक आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होती। तो सबसे ठीक। बड़ा सवाल तो ये, जब तक आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुल्क में ये इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो लोग नहीं आएंगे यहाँ पे काम करने के। बिल्कुल, मतलब यहाँ की ब्रेक है, नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।